नागरिक सम्मान पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया। हेड ग्रामीण चेतना के भाव, विचार एवं आवेग के रचनाकार, हर दृष्टि से अनुकरणीय, संस्कृति के जीते जागते उदाहरण पृथ्वी पुरुष डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र अपनी सांस्कृतिक मूल्य, चेतना व प्रतिबद्धता की बदौलत व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में एक अलग पहचान रखते हैं। हिंदी पत्रकारिता का क्षेत्र हो या निबंध लेखन का, संस्मरण हो या जीवन प्रसंग, हर क्षेत्र में आपकी गहरी पैठ है। आपके लेखों में एक सहज आत्मीयता है जो पाठक को बांधे रखती है। आपकी रचनाशीलता के प्रसंग में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में कहें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भांति डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र को भी यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय लोक संस्कृति की पाताल भेदी जड़ें कभी भी उच्छिन्न नहीं हो सकती। आज की व्यावसायिक संस्कृति और तज्जन्य उपभोक्तावाद भारतीय लोक जीवन की चिरंतन रसधारा को मरुभूमि में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। आशा की यह ज्योति कुछ दूर तक अंधकार का विनाश तो करती ही है। आशा के यही ज्योतिपुंज है डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र। हिंदी विभाग तथा पूरे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म अंतः संबंध जैसे गूढ़ एवं व्यापक विषय पर हमारे ज्ञानवर्धन के लिए हम आपको अपने समक्ष पा रहे हैं। पूरे विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत व आभार। इस संक्षिप्त और सुंदर परिचय के बाद मैं आज के विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएं और अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। हिंदी विभागाध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर वेद रमन जी, उनके सहकर्मी मित्र ऋषि भूषण चौबे जी, विभाग के अन्य अध्यापकगण, पीयूष जी, छात्र और छात्राओं, संवेदना की बात कही गई। छात्रा ने जो परिचय दिया उसमें मेरी संवेदना की बात थी। संवेदना ही है कि अपनी अक्षमता का ध्यान छोड़कर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। ऋषि भूषण जी और वेद रमन जी जिस धरती के विद्या रत्न है, मेरा जन्म उसी धरती में हुआ। हम इतने निकट हैं कि आपस में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो खड़ी बोली में, अपनी मातृ बोली भोजपुरी में हम बात करते हैं। जब वेद रमन जी ने मुझे फोन पर कहा कि हमारी इच्छा है कि हमारे विभाग के विद्यार्थियों के बीच एक दिन आप आवें, मुझे लगा कि मेरा अपना आंगन मुझे हाथ लगाता है। उसे अपने शारीरिक अक्षमता के बावजूद मैंने उसको पूछता नहीं की
हमने कहा किसी मौके पर आपके बीच मैं आऊँगा। ये मैं संवेदना की बात कर रहा था। हमने पूछा कि भाई रमन जी क्या बोलना है हमें विद्यार्थियों के बीच में आके, क्या मैं बोलूँ? उन्होंने कहा कि आप पढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर आपने परमहंस रामकृष्ण पर पुस्तक लिखी है जिसकी चर्चा है और संस्कृत विषय भी विमर्श आप करते रहें, तो संस्कृति अध्यात्म पर आप यदि कुछ बोलें तो ज़्यादा प्रीतिकर रहेगा। दिक्कत ये है विमर्श करना और बात है, लेकिन मैं अपनी लघुता के संबंध में पूरी तरह वाकिफ हूँ। भारतीय संस्कृति पर विमर्श करने के पात्र कुछ और लोग होते हैं, वो पात्रता मुझमें नहीं। आनंद कुमार स्वामी में थी, गोविंद चंद्र पांडे में थी, पंडित विद्यानिवास मिश्र में थी और परिव्राजक मनीषी स्वामी अखंडानंद जी में थी। वो भारतीय संस्कृति के मर्म को समझते थे, आधुनिक उसके की प्रासंगिकता को समझते थे और कैसे आधुनिकता के लय के साथ उसको जोड़ा जा सकता है और आज के मनुष्य को भारतीय संस्कृति के मर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये प्रातिभ ज्ञान उनके पास थे। हमारे भीतर वो क्षमता नहीं, लेकिन जब विभागाध्यक्ष का आग्रह था, हमने कहा जो टूटी फूटी कुछ बातें हम समझते हैं, इनको पढ़कर इन लोगों को हमने बड़े मनोयोग से पढ़ा है और मैं चाहता हूँ आप छात्र छात्राओं से कि आप इन्हें पढ़ें और समझें। मनीषी समीक्षक हिंदी के डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जब ऋग्वेद पर लिखा तो उनके राजनीतिक दल वालों ने उनका कटाक्ष करना शुरू किया, लेकिन रामविलास जी प्रज्ञावान पुरुष थे। उन्होंने स्पष्ट खुली भाषा में लिखा, इंटरव्यू में भी कहा। उन्होंने कहा परंपरा को सटीक ढंग से समझे बिना अपने समय को ठीक कोण से नहीं समझा जा सकता। ये मंत्र उनका। एक सज्जन गए थे कलकत्ते की एक पत्रिका के लिए इंटरव्यू लेने, आरा के रहने वाले थे, चंद्रभूषण तिवारी मेरे मित्र थे, कट्टर मार्क्सवादी, दिवंगत हो गए बहुत कम उम्र। उन्होंने उस इंटरव्यू में अज्ञे जी को कटाक्ष करते हुए एक सवाल किया। रामविलास जी ने कहा कि जरा रुकिए, अज्ञे जी को आपने पढ़ा समग्रता में? इन्होंने हेकड़ी मुद्रा में कहा कि अज्ञे को हमने पूरा पढ़ लिया। कहा कि नहीं, अज्ञे को पूरा पढ़ने के बाद ये सवाल आपके दिमाग में जगता नहीं। अज्ञे पर सवाल वो उठाए जो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति परंपरा को आयत्त कर चुका। अज्ञे वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को हजम कर लिया।
ये बात वो रामविलास शर्मा ने कही, जिनके खिलाफ बहुत कुछ वो लिख चुके हैं। ये औदार्य, ये विवेक पुरानी पीढ़ी में था। मैं निवेदन ये करना चाहता था रामविलास जी के बयान से कि परंपरा को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है। उसको समझे बिना बड़ी दिक्कत है। आज विद्यार्थियों के सामने एक ऐसी आबो हवा खड़ी कर दी गई है कि और तो और प्रगतिशीलता के आवेग में वो हिंदी के श्रेष्ठ काव्य, बल्कि सर्वाधिक पढ़े जाने वाले काव्य को से भी पढ़ते हैं। एक अध्यापक से मैंने पूछा, कॉलेज के अध्यापक से, कि किष्किंधा कांड पढ़ने है कि अरण्यक है। ऐसे ही सहज भाव से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जरा मैं भी भूल रहा हूँ। हम समझ गए कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं। मैं नहीं जानता कि राहुल संकीर्तन से अधिक प्रगतिशील कौन है। मेरी जानकारी में हिंदी में उनसे प्रगतिशील कोई नहीं था और उतना मार्क्सवाद के प्रति कमिटेड भी कोई नहीं था। लेकिन वारानिकोव के आग्रह से मॉस्को रेडियो से रामविलास जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों दोहों को कितने प्रकार से पढ़ा जाता है और लोग रस लेकर के उसको सुनते हैं और उनकी अर्थ छवियाँ कहाँ कैसे उठती। तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, उपज ही अनंत छवि रहा ही, रचना कहीं और पैदा होती है, उसके अर्थ छवियाँ अपने अपने संस्कार के मुताबिक उठती हैं। मॉस्को रेडियो से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके वारानिकोव के आग्रह को दुष्ट किया कि इतने प्रकार से तुलसीदास को पढ़ा जाता है। आप कल्पना कीजिए, उनके लिए तुलसीदास अछूत नहीं थे, लेकिन उन्हीं की विचारधारा से जुड़े हुए एक मेरे सम्मान्य अध्यापक ने BBC से ये वक्तव्य दिया कि तुलसीदास सामंती संस्कार के कवि, और इसी शहर में प्रगतिशीलता को बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रगतिशील परंपरा साहित्य की जो है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो आदि पुरुष के रूप में तुलसीदास से आते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक प्रतिष्ठित आचार्य, विद्वान के रूप में ख्यात, और मेरी कक्षा के मेरे अध्यापक जिनके प्रति मेरे मन में उनके वैदुष्य के प्रति सम्मान है, इस तरह से दायित्वहीन वक्तव्य BBC से दे सकता है। आगरा से रामविलास जी ने मुझे पत्र लिखा कि हमने सुना है डॉक्टर दामोदर सिंह ने तुलसीदास के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात कही है, आपको जानकारी हो तो मुझे तुरंत भेजिए। मैंने उनको जवाब भी दिया, रामविलास जी हमारे प्रति थोड़े कृपालु थे, काम से कृपालु थे, मेरे काम से उत्तुष्ट थे। उस काम मैंने किया था वो उनको प्रीत करने वाला था, और उनकी पुस्तक वेद रमन जी ने और हमारे ऋषि भूषण ने इसको बताता था हमको कि एक फेसबुक पर इनका आया है जिसमें इन्होंने अपने को मार्क्सवादी कहा है, ब्रैकेट में लिखा है। मार्क्सवाद, ब्रिटिश राज और मार्क्सवाद 2 वॉल्यूम में किताब है रामविलास जी। वो जब किताब तैयार कर लिख रहे थे तो मुझे लंबा पत्र लिखा कि ये सामग्री
आप मुझे उपलब्ध कराइए। मैं जब निराला की साहित्य साधना पर काम कर रहा था तो नोट ले दिया था कि इसका उपयोग करना है, लेकिन उसको नोट नहीं कर सका। 1.5 महीने में बांधा घाट जा कर के मतवाला की फाइल उनके लिए छाप कर और सामग्री उनको भेजी। बहुत प्रसन्न हो गए रामविलास जी ने मुझे पत्र लिखा। उस पुस्तक की भूमिका में मेरा नाम देखकर मेरे मार्क्सवादी मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक सज्जन ने तो पूछा क्या आपका नाम है। हमने कहा उनका औदार्य है, परप्पन है। उन्होंने मेरा जिक्र किया और ठीक उसके हमारे बगल में मेरे अध्यापक डॉक्टर नामो सिंह जी का नाम था। ये जो उनका औदार्य था, एक मेरे मित्र गए थे रामविलास जी के यहाँ। उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि कृष्ण बिहारी के भी कार्यरत हैं कि कार्यविरत हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं विचार करके किए वो 2 साल को। उन्होंने कहा आपसे भेंट होती होगी। उन्होंने कहा कि हम प्राय भेंट होती है। कहा मेरा एक संदेशा उन तक पहुँचा उनको कह दीजिएगा कि रिटायरमेंट के बाद ही बड़ा काम होता है, काम में लगे, ऐसा काम करें जो हिंदी पत्रकारिता का काम, उस स्तर का काम। इन्होंने कहा कि राजस्थान की पत्रकारिता पर काम करना है। बड़े खुश हुए जब किताब उनको मिली। वेद रमन जी उस समय बहुत बढ़िया उनके हैंडराइटिंग थी। उनके हैंडराइटिंग वाला पत्र गांव के कलम में तो छपा, बहुत सुंदर दिखते। कांपते लगा था हाथ, कांपते अक्षर में उन्होंने 2 पुरस्कार लिख करके मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि इतना बड़ा आपने काम कर दिया है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार तैयार कर दिया। ये जो औदार्य था पुरानी पीढ़ी में, आप परंपरा को न जाने तो क्या कैसे समझेंगे आप? आज की संस्कृति, वेद रमन जी ने कहा संस्कृति विमर्श, अब संस्कृति में डूबा हुआ देश विश्व, अब इसमें संस्कृति की बात बेमौसम की सहनाई लगेगा। मैंने 1909 में गांधी जी ने जो आगाज किया था जहाज पर बैठ करके, जो हिंद स्वराज पतली सी किताब है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी वकील था पेशे से, कैसे विश्व को सचेत कर रहा है और अपने देश को आगाह कर रहा है कि आसुरी सभ्यता का आक्रमण भारत पर हो रहा। आसुरी सभ्यता से मतलब हुआ था उपभोक्ता संस्कृति। संस्कृति उसको कहना ही नहीं चाहिए, उपभोक्ता सभ्यता कह लीजिए, भोग का कल्चर। माने जो कुछ हम करते हैं केवल इसलिए करते हैं कि भोग के साधन अधिक से अधिक हम जुटा सकें। मेरे पूज्य गुरु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से एक बार मैंने चर्चा की, तब मैं अध्यापक हो गया था, कलकत्ता आए थे। हमने कहा पंडित जी, उत्तर पुस्तिकाएँ देखते कभी कभी बड़ा मन खिन्न होता है कि ये MA के विद्यार्थी शुद्ध ही सामान्य शब्दों की वर्तनी शुद्ध नहीं लिख पाते। इस गिरावट का कारण क्या है पंडित जी? पंडित ने कहा कि देखो, हिंदी में एडमिशन वे विद्यार्थी लेते थे पहले हमारे समय में जिनमें साहित्यिक संस्कार नैसर्गिक रूप में था। आज नौकरी के लिए लोग हिंदी में एडमिशन लेते हैं।
अब आप सोचिए, इससे नहीं होगा। संस्कार चाहिए। संस्कार नहीं रहेगा तो विद्या के प्रति वो समर्पण नहीं रहेगा। गुरु शिष्य, पिता पुत्र का रिश्ता आप गौर से जरा देखिए, जितना खराब आज़ादी के बाद हुआ है। गांव जितने प्रदूषित हुए हैं, जो मूलाधार शक्ति है भारतीय संस्कृति, हमको अपना गांव पहचानने में कठिनाई होती है। मैं देहात आदमी हूँ, मैंने कहा आपसे कि मैं इनकी धरती में मेरा भी जन्म हुआ है। वो अपसंस्कृति से इतना डूब चुका है कि पहचान उसकी मिट गई। हमारे ज़माने में बाल्यकाल में जो संवेदना थी गांव में, गांव की बेटी किसी घर की बेटी गांव की बेटी होती, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा की रखवाली की हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती थी। आज जाइए, इतनी वितृष्णा होती है देखकर, ये हमारा गांव है, जहाँ निशा रखकर करते हैं, ये हमारा गांव है, ये हमारे गांव के लोग, आग तो आग, धुआं तक नहीं मिटा। हमारे बाल्यकाल में सबके घर में गैस आई नहीं, उपले पर, खपड़े पर लोग घर घर जाते थे आग मांगने। जहाँ निशारा अख्तर ने लिखा बड़े दर्द के साथ कि आग तो आग, धुआं तक नहीं मिलता। गांव बेचारे जाएं कहाँ? गांव में आकर शहर बसे। जब विजातीय प्रभाव पड़ेगा, आज आप ध्यान दीजिए कि हम पूरी के पूरी आज़ादी के बाद नगरती बन गए, जबकि हमारे प्रति ही आश्वस्त था भारत के प्रति। टॉयनबी जैसा इतिहासवेत्ता कहता मनुष्य के सामने अब एक ही आश्वासन, भारत उपनिषद, रामकृष्ण परमहंस, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, वो बाहर के लोग समझते हैं, टॉयन भी समझता है। जवाहरलाल रिपब्लिक ऑफ इंडिया में उसको कोट करते हैं, लेकिन जवाहरलाल जी ने जो राह दिखाई वो भौतिकता की राह थी। भारतीय संस्कृति अध्यात्म भित्तिक संस्कृति, उसका पूरा प्रत्यय जो है अध्यात्म पर खड़ा है। अध्यात्म का मतलब तमाशा नहीं। अध्यात्म को लोग समझते हैं कि हवाई चीज़ है, ऊपर की कोई चीज़ है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के विदग्ध पंडितों ने ये समझाया, शरीर के बाहर अध्यात्म कुछ नहीं। आज आप जरा क्रिटिकल नज़र से देखिए, अध्यात्म और संस्कृति के साइन बोर्ड बहुत जगह छप गए, लगा दिए गए। जहाँ अब संस्कृति का अश्लील नृत्य होता है, वहाँ भी संस्कृति संसद है। ये सोचने की चीज़ है, कैसे हम नीचे जाते हैं क्रमशः आज़ादी के बाद। जब हम गुलाम थे, एक भी राजनेता दृष्टांत के तौर पर जो लीडिंग थे, जो नायक थे, ऐसा नहीं था जो अपने विषय का पारंगत पंडित न हो और अवधान। हिंदू महासभा के अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय, जो श्रीमद् भागवत की कथा कहते समय एकदम लगते ही नहीं साधारण एक पुरोहित जैसे कथा कहता है। वो नंगे बदन चादर ओढ़ के दशाश्वमेध घाट पर कथा कर रहे हैं।
मालवीय जी गीता को प्रवचन देते हैं अपने आंगन में हिंदू विश्वविद्यालय में, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों रोने लगता था। एक तरफ ये स्थिति थी, दूसरी तरफ ये स्थिति थी मालवीय जी महाराज की। गांधी जी भाई साहब कहते थे, मालवीय जी उसको महात्मा जी कहते थे। चौरा-चौरी कांड के बाद गांधी जी को उनसे अनुरोध करना पड़ा, भाई साहब एक बार आप कोर्ट में खड़े होइए, अपना वकील वाला गाउन पहन के। मनुष्य को बचाने की समस्या आपके बिना नहीं होगा। 150 के करीब डॉक्यूमेंटेड फाइल थे, केवल 15 आदमी को फांसी की सजा हुई थी। मालवीय जी को वकालत का यह हाल था। गोखले ने लिखा, किस त्याग की बात हम करते हैं? त्याग तो मनमोहन मालवीय ने किया। जब पीक पर उनकी प्रैक्टिस थी तब उन्होंने देश के लिए उसको छोड़ दिया। वो मालवीय जी पूजा पाठ किए बिना कोई काम नहीं करते थे, लेकिन वर्धा में जमनालाल बजाज ने राधा कृष्ण मंदिर जब तैयार किया, हरिजनों को जो प्रवेश किया, हमारी किताब में ऊपर का फोटो इससे छपा हुआ बेटा। मालवीय जी महाराज बनारस उनको पत्र लिख करके बधाई देते हरिजनों को प्रवेश देने के। ये औदार्य था। और दशाश्वमेध पर अछूतों को उन्होंने जनेऊ और गहके मंत्र लेकर के ब्राह्मण बनाया था। ये भी करते, ये इस तरह के लोग थे। अंग्रेजी पहिया जजार था। हमने उनके पौत्र जो मेरे मित्र हैं रिटायर्ड जस्टिस के धर्मालवी से पूछा कि वो कहीं मिलेगा देखने को, आर्काइव में वो है। 3 बार जज वो जब बोल रहे थे, आर्गूमेंट कर रहे थे, अपराधियों के पक्ष में चौरा-चौरी का थे, 3 बार खड़ा होकर के उसने माथा झुकाया और अपने फैसले में लिखा है कि मैं इंग्लिश हूँ, लेकिन लंदन में इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला कोई मुझसे नहीं मिला। अधिकार ये था। वो हिंदी के पत्रकार थे। आप सोचिए जरा, ऐसी विभूतियाँ थी। आप 13 पंक्तियों में जो लिखेंगे, इतना कंडेंस एक्सप्रेशन था गांधी जी का, 1.5 पंक्ति में वो बात पूरी करते थे। ये छपा हुआ, उनका पत्र छपा है 1.5 पंक्ति का। जर्मन नर्स को उन्होंने आश्वासन देते हुए लिखा था, उसने प्रार्थना की थी उनसे, 1.5 पंक्ति। लेटर रिसीव्ड, मूव्ड, ए मूव्ड, बात खत्म। पत्र मिला, स्थापित हुआ, बात आगे बढ़ा दी। उस औरत को, नर्स को तुरंत परमिशन 1 हफ्ते के भीतर मिल गया। 2 दिन अपने कैदी पति से 2-2 घंटे मिलने। ये था जवाहरलाल की राजनीति भुला दी जाएगी, लेकिन जवाहरलाल का जेल में लिखा हुआ लिटरेचर कभी नहीं भुलाया जाएगा। आपके सामने राजेंद्र बाबू की तस्वीर, इनका औदार्य, इनका त्याग और कानून की इतनी जानकारी, हस्तक्षेप करते थे। सेकुलरिज्म की बात को लेकर के परेशान थे जवाहरलाल नेहरू। जा रहे थे सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करके राजेंद्र बाबू, उन्होंने कहा कि आप स्टेट के प्रधान हैं, सेकुलर स्टेट है, आप सोमनाथ के मंदिर कभी कभी
साधु पुरुष थे, इतने सरल, इतने सज्जन। कहा कि कानून कुछ मैं भी जानता हूँ। राजेंद्र बाबू ने कहा, और संविधान जब तैयार हो रहा था, प्रधान की भूमिका में मैं था। सेक्युलरिज्म का अर्थ मैं जानता हूँ। भारतवर्ष को कोई कौन समझाएगा सेक्युलरिज्म भाई? भारत एकमात्र पृथ्वी का देश है जो सर्वाश्रयी है। किसी के धर्म पर भारत ने आक्रमण नहीं किया, इतिहास में प्रमाण नहीं। सब में जो गुण था उसको उसने अपने में समाहित किया, लिया, और जो रोशनी अपनी थी वो दिया है। उनका कुछ हड़पा नहीं है, उनकी रोशनी केवल है। तो इस तरह की कुछ आज़ादी के बाद हाल मेल चला, जिसके चलते पूरा का पूरा दिशाहारा। अब आप सोचिए, गांव, हमारा गांव कहाँ है? मुझे वेद रमन जी ने जो वो पुष्प दिया, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। देहात का पुष्प का अर्थ मैं जानता हूँ, पौधे का अर्थ जानता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू कर्म कांड को लोग समझते हैं तमाशा है। तमाशा नहीं, बड़ा अर्थ है, बहुत अर्थ। इस धरती पर कुएं और पेड़ के विवाह का विधान हो। आप कल्पना कीजिए, वो क्या औदार्य है, क्या संवेदना है। पौधे को निकाल दीजिए जीवन से, शून्य हो जाएगा जीवन। सदा जीवा एक पौधा पहाड़ पहुंच रहा है। सदा जीवा विद्या निवास जी उसकी चर्चा बहुत करते हैं। गर्मी में सूख जाता था, 2-4 बूंद शुरू वर्षा हुई, हरा भरा हो जाता था। तो भारतीय संस्कृति वही संस्कृति, हरा भरा। उसको मारने की लाख कोशिश करो, कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। ये कुछ चीजें सोचने की हैं। मैक्स मूलर जैसा विश्वविख्यात विद्वान जिसने ऋग्वेद को एडिट किया, यास्क का प्रभाव था उस पर जरूर। स्वामी दयानंद तो उसी को साथ में रखते थे, लेकिन कहा करते थे कि सायण का प्रभाव इन पर है। तो विद्या तो थी, लेकिन छल भी था। छल से नहीं होगा। परमहंस रामकृष्ण देव कहते थे, चालाकी दिए मोहर ताज होएगा। चालाकी से बड़ा काम नहीं होगा। मेकाले के ऊपर उसने लिया है, संस्कृत कॉलेज लाइब्रेरी में आप जाके देखिए, 2 वॉल्यूम में पत्र है उनके तक। मेकाले को बार बार दिखता है कि साम्राज्यशाही की नींव को मजबूत करना भारत में बहुत कठिन है, क्योंकि पाताल प्रविष्ट हैं इनकी संस्कृति की तरह। जब तक उससे नहीं काटते हो तब तक यहाँ हुकूमत तुम नहीं कर सकते। ये मैक्स मूलर लिखता है, जिस मैक्स मूलर ने सबसे पहले रामकृष्ण देव पर भी पुस्तक लिखी, छोटी किताब, और उससे मुक्त होकर के परमहंस देव के शिष्य विवेकानंद, उनको मोक्ष मूलर कहते थे। मोक्ष मूलर भट्ट कहा करते थे। इतने श्रद्धा, समझने में उनको गलती हुई। विवेकानंद को गए थे मिलने। ये सोचने की बात है। छोटी छोटी घटनाओं से देखिए, बड़ा अर्थ आपको मिलेगा कि नोबेल प्राइज विनर रोमिया रोला
फिक्शन राइटर, नॉवेलिस्ट, विश्वविख्यात, भारत नहीं आया, लेकिन उसने रामकृष्ण, विवेकानंद और गांधी को अपना मुजब्बे बनाया लिखने के लिए। और एक लंबे अरसे तक मैं बीए का स्टूडेंट था हिंदू यूनिवर्सिटी में। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पर मैं ऑनर्स का काम कर रहा था। मेरे गुरु थे गणेश करुणियाल, कट्टर मार्क्सवादी थे, मेरे प्रति बड़े कृपालु थे। उन्होंने ये विषय मुझे दिया था। उस समय मैंने रामकृष्ण देव और विवेकानंद पर किताब मैंने उनकी रोला की किताब पढ़ी थी। गांधी जी वाली किताब के बारे में मैंने अपने एक अंग्रेजी अध्यापक से पूछा कि रोला की किताब कैसी रहेगी। कहने लगे कि गांधी पर आप पढ़ना चाहते हैं, पहले के अध्यापक ये थे, तो आप लुई फीसर को पढ़िए। रोला को पढ़ना हो तो रामकृष्ण को पढ़िए, वो भी मार्क्सवादी थे। मुखर्जी बंगाली थे, हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो मैं कह रहा था कि आज शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते में तरह लगे, बहुत खटासा है। ये आत्मावलोकन का विषय है। पिता पुत्र में इतना विद्वेष, इतनी दूरी बढ़ गई है, किसी को सीमा नहीं। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कुछ थोड़ा सा इतिहास पहले का देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ जो आचार्य बैठे हैं, आप हैं, पीयूष जी हैं। शुक्ल जी जहाँ ठहरते हैं आचार्य शुक्ल, और जो उनकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को उनके सर्वाधिक प्रिय मेधावी विद्यार्थियों ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे। तो एकदम उनके प्रति समर्पित थे। आचार्य चंद्रवली पांडे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये उनके प्रधान शिष्य थे। शुक्ल जी की दृष्टि में केशवदास कठिन काव्य के प्रेम, केशवदास पर उनके सर्वाधिक प्रिय माने जो गोकुल चंद और कृष्णचंद्र ने शुक्ल जी के उनके बेटों ने जो सेवा नहीं की, वो आचार्य चंद्रवली पांडे। चंद्रवली पांडे को अपने पास रखते थे, शाह साहब कहते थे, शाह साहब, क्योंकि उनके पिता का नाम चंद्रवली, चंद्रवली शुक्ल के पुत्र थे। जैसी ग्रंथावली की भूमिका पढ़िए, शुक्ल जी स्वीकार करते हैं कि मेरे प्रिय विद्यार्थी चंद्रवली पांडे ने सूफीइज्म पर मेरी दृष्टि स्पष्ट की। यह औदार्य है शुक्ल जी का। पुत्र और विद्यार्थी से पढ़ाते स्वीकार करना ये उपलब्धि होती है, यही कृतार्थता है। पिता की कृतार्थता और गुरु की कृतार्थता कि हमारा विद्यार्थी हमको पढ़ाते करे, हमसे आगे निकले। आज ईर्ष्या होती है अध्यापकों को अपने मेधावी विद्यार्थियों से। मैं जानता हूँ ऐसे विद्यार्थी जो मेधावी है, जिसको यूजीसी की फेलोशिप मिलती, लेकिन उसके गाइड को इस बात से तकलीफ है कि बिना मुझे बताए लीडिंग फॉरेन जर्नल में इसके रिसर्च आउटपुट छप कर और इसके यहाँ
फॉरेन जर्नल से बुक रिव्यू के लिए किताबें आ गई हैं। ये बिना मेरे नॉलेज में ये अमेरिका और इंग्लैंड में बिजनेस करता, वो विद्यार्थी बाध्य हो गया, मैंने उसके पीछे वो पड़ गए, उसे माइग्रेशन देने को विवश था, अपने मन से वो काम कर रहा, लेकिन उसमें इतना बड़ा अवरोध है। ऐसे वहाँ के वाइस चांसलर ने कहा कि ऐसे ऐसे आज अध्यापक अपने सेक्रेटरी को कहा, तो मैं कह रहा था शुक्ल जी का रीतिकाल को महत्व नहीं देते थे। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र कविता की दृष्टि से उसको स्वर्ण युग कहते हैं। रीतिकाल शुद्ध काव्य के कबीर को उन्होंने फुटकर खाते हुए रखा। मेरे गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं थे, शुक्ल जी के विद्यार्थी नहीं थे, वो तो ज्योतिषाचार्य थे। बाद में शांति निकेतन में आने पर उनका जो साहित्यकार वो बहुत विकसित हुआ, लेकिन ज्ञान मार्गी शाखा पर शुक्ल जी के विद्यार्थी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने डीलिट की उपाधि लिख करके उनकी महत्ता को रेखांकित। ये शुक्ल जी की कीर्ति को आगे बढ़ाना। छायावाद को शुक्ल जी नकार चुके थे, केवल छायावादियों में पंत जी के प्रति वो थोड़े सदय थे, सुमित्रानंद पंत के प्रति। जयशंकर प्रसाद के यहाँ बैठते थे, जहाँ नंदुलारे वाजपेयी भी बैठते थे, केशव प्रसाद मिश्र जैसा विदग्ध आचार्य बैठता था। उनकी दुकान पर शाम को महफिल जमती थी बनारस में, ऋषि भूषण जी। वहाँ शुक्ल जी भी नागरिक प्रसाद नहीं समझते आके बैठते थे, लेकिन महत्व नहीं देते थे। उसको नंदुलारे वाजपेयी ने प्रतिष्ठित किया। छायावाद की त्रयी और भारत में संपादक होते हुए बार बार शुक्ल जी का प्रत्याख्यान करते थे, उनके विरोध में लिखते थे, लेकिन शुक्ल जी पर जब लेख लिखते हैं उनके इतिहास ग्रंथ पर, देखिए स्थिति ये है कि जो बहुत कमज़ोर लोग थे, शुक्ल जी इतिहास में उनका नाम है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का नाम आप खोजिए, नहीं मिलेगा, नहीं नाम। मैंने विश्वनाथ जी से पूछा, अपने गुरु से, तो पंडित जी वाजपेयी जी का नाम शुक्ल जी के इतिहास में नहीं। हंसने लगे। उन्होंने कहा शुक्ल जी महान आचार्य थे, बड़े ऊंचे चरित्र के थे, लेकिन एक बात तुम समझो, हार मांस के आदमी थे, मन मिजाज उनका प्रिय है। और नंदुलारे जी बहुत तीखा लिख रहे थे भारत में, कैसे उनका नाम होता उसमें। तो ये स्थितियाँ थी, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता था और ख़ास तौर से छात्रों को मैं बताना चाहता था कि बड़ा संघर्ष है। आज औदार्य कम हो गया है, उससे प्रभावित न होकर अपना स्वतंत्र विवेक जगाना चाहिए। बुद्ध कहते थे अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, कोई वो बनाता नहीं। शुक्ल जी तो इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए आदमी थे, जैन मास्टर थे, वो एमए नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास भी एमए नहीं थे। मेरे गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी तक हिंदू विश्वविद्यालय में गए। ये कहा ऋषि भूषण जी, इनके विश्वविद्यालय के वहीं के ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोई भी एमए नहीं था, लाला भगवान जी नहीं थे, केशव जी नहीं थे, कोई नहीं था। उसके बाद जब ये डॉक्टर हो लोग डॉक्टरेट करके आए, तब से गिरावट शुरू। उससे नहीं होता,
वो प्रकाश आपके भीतर होना चाहिए। आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं या विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं, इट डजंट मैटर। काम क्या है आपका, आपने किया क्या, जो ये स्वर्ण युग आपको मिला है अवसर, इसका उपयोग कैसे आपने किया। तो इनके आदेश से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अध्यात्म को तमाशा न समझा जाए। ये क्या कारण है, कब सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि नोबेल प्राइज विनर वो सोलेस के लिए, शांति के लिए आता है, भारतवर्ष भटकता है, और उसे महर्षि रमन के आश्रम में सोलेस मिलता है। पॉल ब्रंटन जर्नलिस्ट था, लुई फिशर की तरह, वो खाट खाट घूम रहा है, सत्य को खोज रहा है। पॉल ब्रंटन महर्षि रमन के आश्रम में गया, तब कहता है शांति के लिए। महर्षि रमन इंटेलेक्चुअल नहीं थे, इंटेलेक्चुअल जायंट जिसको कहते हैं, महर्षि अरविंद थे। लेकिन महर्षि अरविंद के आश्रम के एक गायक, क्या नाम था उनका, दिलीप कुमार राय, दिलीप कुमार राय स्वर शिल्पी थे और समर्पित थे अरविंद आश्रम के प्रति, वहीं रहते थे। डी रॉय के बेटे थे, नाटककार और कवि थे। उन्होंने महर्षि अरविंद से कहा कि मैं महर्षि रमन का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि महर्षि रमन का दर्शन तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे अंदर ये प्रेरणा देगी। पृथ्वी में ऐसा इस समय एक भी योगी नहीं, ये श्री अरविंद कहते हैं। गांधी जी ने जमुनालाल बजाज और राजेंद्र बाबू को भेजा उनके। गवर्नर जनरल आखिरी जो हुए थे कुछ दिन के लिए, राजगोपालाचारी, वो गए थे, और मुरारजी देसाई गए थे, रंगनाथानंद जी गए थे, रामकृष्ण मिशन के चीफ और परम पंडित आदि, हर पीठ के लोग, बड़े बड़े जो सर्वोच्च पद पर थे वो जाते थे। आज क्या है, हमने जैसा कहा कि साइन बोर्ड लटका दिए गए हैं संस्कृति और अध्यात्म के। अब आप कल्पना कीजिए कि रामकृष्ण देव के जो फॉलोवर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुकदमा किया कि हम हिंदू नहीं, रामकृष्णाइट थे। किस लिए? मैंने एक वहाँ के दक्षिण वाले केंद्र के मिल गए सन्यासी, बंगलोर के, ट्रेन में मिल गए, हम भोपाल से लौट रहे थे। हमने कहा स्वामी जी, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि हम रामकृष्ण आए थे। उनका जवाब था कि हम हार गए थे। हमने कहा स्वामी जी, हार तो आप उसी क्षण गए जब ये विचार आपके मन में आया। कहाँ वो सबको लेके चलने वाले आदमी, और कहाँ आप माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलती है वो पाने के लिए आप कह रहे हैं क्या हिंदू नहीं? आदि शंकराचार्य के पीठ पर बैठे एक शंकराचार्य, आप सब जानते हैं, नाम लेना अपराधी है,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मुकदमा किया था कि जो पीठ के वो प्रधान होना चाहते हैं हुए हैं, अभी व्हील चेयर पर चलते हैं और आदि शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्व का संसार, तत्वबोध जिसे हो जाए उसमें संसारी की स्प्रिया कहाँ से, लिप्सा कैसे चलेगी। ऐसे ही लोग आज मठों के प्रधान हैं और ऐसे लोगों को रामकृष्ण देव कुछ नहीं समझते थे। रामकृष्ण देव, महर्षि रमन किसी में कोई भेद देखते ही नहीं। आप कल्पना कीजिए, महर्षि रमन जैसा आदमी किचन में काम करता था, उनके हाथ में चटनी पीसते वो आ गए थे। घाट, हाँ, घाट पड़ गया होगा या छाल पूरे छोटे छोटे पड़ गए। एक को बड़ा कष्ट हुआ उसे, उनके घुसने के पहले ही वो काम कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी धोती दे दो, हम आज वो खींचते हैं, हम खाते हैं तो कुछ काम भी तो हम करेंगे। इसी तरह से नियम के मुताबिक। अच्छा, एक और बातें सोचने की है, न तो दयानंद सरस्वती, न रामकृष्ण देव, न महर्षि रमन, न माता आनंदमयी, किसी ने आश्रम नहीं बनाया, किसी ने संगठन नहीं बनाया, फॉलोवर्स ने बनाया, आत्म प्रचार के लिए। परमहंस देव तो इतने संवेदनशील थे कि घास को कुचलते हुए किसी को चलते देखते थे तो कहते थे कि लगता है मेरी छाती को कोई बूट से मार रहा है, दबा रहा है। इतने संवेदनशील। और दादी ये था, कंजर्वेटिव गांव का आदमी, ग्राम में बांग्ला बोलने वाला साधु बांग्ला बोल नहीं सकता था। एक दिन, और हमारी जो ग्रामीण परंपरा है, अपना विश्वास है, रजस्वला काल में माताएं रसोई घर में नहीं जाती। परमहंस देव ने शारदा माँ से कहा, शारदा, दूसरे के हाथ का खाना मैं खाता हूँ तो मेरे पेट में शूल होता है। तुम जगदम्बा हो, तुम्हारे लिए शौच और शौच क्या है, तुम्हें हमारा भोजन बनाएगा। पर महर्षि रमन के आश्रम में उस काल में औरतों को घर में घुसने नहीं किया जाता था। आश्रम परिषद, महर्षि रमन ने कहा ये नहीं होगा, वो आएंगे। ये स्थिति थी। महर्षि रमन ने कभी हस्ताक्षर नहीं किया, पैसा छूटे नहीं थे, और यहाँ गद्दी हड़पने के लिए लड़ाई होती। अपसंस्कृति का इतना घिनौना रोग जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, संस्कारी जो होगा उसके लिए बड़ी दुर्दशा है। ये लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी नाम का एक भक्त था, मेरी किताब कभी देखें, उसमें उसका विवरण आता है। 1872 में 10,000 रुपया लेकर के वो रामकृष्ण देव के यहाँ गए कि ठाकुर, इससे आपके वस्त्र वगैरह, चादर वगैरह की व्यवस्था होगी या आप उन श्रद्धापूर्वक समर्पित करते। डांट के उसको भगाया। उनका भांजा जो था हृदय लोभी था, अटेंडेंट था उनका, कहा मामा ये कर क्या रहे हो। उनको भी गाली हो रही थी। फिर शारदा की परीक्षा ली। का शारदा उसकी श्रद्धा को दुष्ट कर, उस
उसका रुपया लेकर के तो उसको तुष्ट कर उसकी श्रद्धा। शारदा ने कहा कि फिर कामिनी कांचन विरति का जो आपका राग है उसका क्या होगा? आप में हम में कोई भेद है? हम लेंगे तो आप नहीं लेंगे। परमंश खिल गए। कहा शारदा, इससे कम की तुमसे हमको उम्मीद ही नहीं थी। विवेकानंद ने उनकी परीक्षा दी। वो आए थे कलकत्ता, ये गए मिलने। उनके भतीजे ने कहा कि गए हैं बाग बाजार, थोड़ी देर में लौटे। उनके आसन के नीचे 1 रुपया एक सिक्का रख दिया। परमहंस साहेब पैर उठो करके जब अपने खाट पर चढ़े तो एकदम झोंक करके नीचे उतरे। सेवक थे छपरा के लाटू महाराज, जो अद्भुतानंद नाम से सन्यासी हुए। उनको बुलाया, कहे लेटो, इसको जरा देखो कुछ है इसमें, बिच्छू उच्छू, हमको बहुत डर कर लग रहा है। झाड़ झूठ के देखा तो पानी मिला, उसको फेंकवाया, फिर गंगा रथ छिड़कवाया। ये स्थिति थी। और आज हड़पने के लिए तो वो कांचन कामिनी विरत का राग कंज्यूमर्स कल्चर के विरत का राग था। इस चीज़ को लोग नहीं समझते। स्त्रियों के प्रति उतना सम्मान। शारदा ने पूछा कि हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका, आप क्या सोचते हैं? कहा तुम्हारे बारे में पाद सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी। कहा कि वो जो मेरी माँ है ना, अपने माता को कहा साथ में रखते थे, वही मेरी पाद सेवा कर रही है। ये जो मंदिर में है बहुत आने माँ में थी, मैं जिसको माँ कह के पुकारता हूँ, इस समय वही मेरी सेवा में लगी। मैंने उनमें कोई भेद ही नहीं था। अद्वैत जिसको कहते हैं, द्वैत भाव है ही नहीं, उनमें था ही नहीं। तो इन चीज़ों को आप कलकत्ता में आपको अवसर मिला है रहने का, इसको समझना चाहिए। विद्यासागर की भूमि है, सामने प्रिंसिपल थे आपके संस्कृत कॉलेज में, रोते थे। विद्यासागर इस बात से रोते थे कि विद्या साधना के लिए मैंने बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन हमको कहाँ लगा दिया नारायण ने। पढ़ाई लिखाई जो चाहते थे नहीं कर पाए, आगे वाली उनकी प्रोजेक्ट थी, विवाह में लगे। तो कोई हिपोक्रेसी कहीं नहीं। आप इतिहास पढ़िए उनका। पहला विवाह उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विधवा से किया। माने जो कहते थे वो जीवन में आया था, वही कहते थे। गांधी जी जो बोलते थे, गांधी से एक ने पूछा कि आपका आदर्श बदलता रहता है, का आखिरी शब्द जो हम बोलें उसी को तुम समझना कि वही मेरा आदर्श, मेरा जीवन ही मेरा आदर्श है, और कुछ कोई फिलॉसफी हमारी नहीं। ये लोग थे। दादाजी ने लिखा है कि गांधी जी देवदास गांधी को, जमुनालाल बजाज को, राजेंद्र प्रसाद को महर्षि के यहाँ भेजते थे, लेकिन हम लोग यत्नपूर्वक उनको नहीं जाने देते थे, क्योंकि गांधी जी वहाँ जब चले जाएंगे तो लौटेंगे नहीं महर्षि रमन के आने के बाद। इतना आध्यात्मिक उत्थान हो गया था गांधी का। कल्पना कीजिए, जमुनालाल बजाज बहुत अनुरोध करके माता आनंदमयी को ले गए वर्धा, गांधी जी से मिलाने। वो छपा है, सीताराम सेठिया की कन्या ने संस्मरण लिखा है। गई हो, जो आश्रम बनाया गया, ये गांधी जी के लिए
माता जी के लिए माता जी का स्वागत किया उन्होंने। वो बाबा कहते थे, कहा बाबा बैठे, कहा नहीं पहले आप हुआ। फिर गांधी जी बैठ गए और उसके बाद माता आनंदमयी उनकी गोद में जाकर बैठ गई। अपने आचरण से उन्होंने जगत को ये सूचना दी कि ये आधार जो है विकार विहीन आधार। ये स्थिति थी। हमारे यहाँ कहा गया है आचारो परमो धर्मः। आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है और सब धर्म के नाम पर जो चलता है वो सारा का सारा ढोंग पाखंड है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उसको समझिए तो पता चलेगा कि कितना बड़ा अर्थ है इसके भीतर। कर्मकांड, हिंदू कर्मकांड जो है उसकी विधायक भूमिका है। तुलसीदास कहते हैं जाओ निज मन परिहरे विकार। मन से विकार जिसने निकाल दिया, अब उसके लिए कर्मकांड क्या है? वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। माँ श्री रमन और रामकृष्ण देव की तरह, माता आनंदमयी की तरह। ये अध्यात्म है, ये संस्कृति दूध में, पेड़ में, घास में, जीवनचर्या में संस्कृति की लहरें जो है। गोचर संस्कृति देखनी हो तो हल में देखिए, कुम्हार के यहाँ जाके देखिए। जो लहे के जो बुनकर होता है उसमें देखिए संस्कृति। भारत की संस्कृति वहाँ दिखाई देती। वो शहर कैफे हाउस में या बार में नहीं दिखाई देती। तो ये नकली देश आज़ाद होने के बाद बना। इसके पहले वो स्वकीयता, निजता, इंडियननेस जिसको कहते हैं, वो पराधीनता काल में कभी मिलान नहीं हुआ था। न मध्य काल में हुआ, न आधुनिक काल में हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कुछ ऐसे अशुभ ग्रह थे और राह दिखाने वाले कुछ ऐसे थे कि गांधी जी परेशान हो गए थे। कुछ ही दिन रहे कि क्या हमने प्रयोग किया, अब क्या सामने खड़ा है। मैंने हार करके उन्होंने एक बार बहुत दुखी होकर कहा कि राजेंद्र बाबू को भी सत्ता में आके स्थिति। राजेंद्र प्रसाद जैसे संत पुरुष जब राष्ट्रपति हुए, हमने कुछ वेद रमन जी के आग्रह से अर्धलाभहीन कुछ बातें तुम लोगों को बताएं, उसमें कुछ काम के सूत्र हों तो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करो। मेरा यही आग्रह है कि पढ़ना और ये हमेशा ध्यान रखना कि अपना निर्माण उनको खुद करना। परिस्थितियाँ बड़ी जटिल हैं, बहुत बाधाएं, और ऐसा नहीं है कि आज ही हर काल में जिन आचार्यों का मैंने नाम लिया उनकी व्यथा कथा आप पढ़िए, उनकी जीवनी, तब पता चलेगा कि क्या तकलीफ होती जीवन में। शुक्र जी को कितना कष्ट झेलना पड़ा है। चंद्रशेखर शुक्र के भतीजे ने उनकी जीवनी लिखी है। मेरे गुरु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने उसकी भूमिका लिखी, पढ़नी चाहिए। हिंदी के विद्यार्थी अपने पुरखों के बारे में प्रामाणिक ज्ञान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। उनको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उन लोगों का जो संघर्ष था उनकी तुलना में तो हमारे कोई संघर्ष ही नहीं। हम लोग तो विलासपूर्ण जिंदगी जी रहे। इसमें रास्ता खोजना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। तो वेद रमन जी ने ये सुयोग दिया कि उनके विद्यार्थियों के साथ हमने थोड़ी देर बातचीत की। मुझे अध्यापक होने के नाते विद्यार्थी ही रुचते हैं, विद्यार्थता ही रुचती है, ये मेरी सीमा
इसके बाहर की चीज़ मुझे पसंद नहीं। प्रपंच में हमारी रुचि नहीं है। देहाती आदमी हूँ, सीधा साधा स्पष्ट बोलता। गांव बिगड़ने के बाद आज मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मानस में मेरे गांव ही बसा है। आप मेरे निबंधों की चर्चा कर रहे थे, एक छात्रा मेरे निबंधों को पढ़िए, उसमें मेरा गांव ही है, मेरी माता है, पड़ोस की महिला अनबन थी। क्या गांव था हमारा। जाके हम गांव गए, हमारे पिछवाड़े उनका घर है, पारिवारिक अनबन थी, लेकिन उनका आना जाना था। दादी थी, लगती थी नाते में। तो क्या गांव था हमारा। हमारे बाबा की ज़मीन में बसी हुई जो काम करते थे उनके घर, उनको हम लोग नाम लेके नहीं बोलते थे, दादी, काकी, बहन, इस तरह से संबोधित करते थे। वो जिसको आज बैकवर्ड क्लास का एक अलग श्रेणी निकला है, वो कहा जाता है, ये ना कर। मेरे बाबा को उनके पुत्र पीढ़ी वाले जो संबोधित करते थे, उनकी ज़मीन में बसे लोग वही संबोधित करते थे। ये रिश्ता था। तो पिछवाड़े की दादी एक दिन आ करके, हम चारपाई में बैठे हुए थे, अभी भी पहुँचे थे, तो आ रही थी और फिर लौट गए। तो जो द्वारपाल हमारे यहाँ के थे, हमने कहा कौन था, तो बताया कि पहलवान की माँ थी। हमने कहा लौट क्यों गई। तो कहा कि आपको समझा कि कोई रिश्तेदार हो कैसे हैं, लड़ाधुर महिला। फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो आ रही, तो उठ के मैंने उनको चरण स्पर्श किया। वो पूरी में मैंने पूछा कि यह कहाँ लौट गई हुआ, किसके लौट। वो कहती क्या है, जरा सुनिए, मैं भूला नहीं, गई है नहीं है। तो ठेकुआ मिला बा, तो लोग की गई तो कोने का जाने पूर्व बने चाहे भी नाम नहीं घर, अच्छे को वो मिले के नाम मिले, मिलबो करी तो तू मिलबो के नाम मिल गए, तो वह लेकर करे। अपने फान से ढक कर के बड़े बड़े ठेकुए दो ठो लेके वो खड़ी थी। हमने कहा यह हमारा सही खाए गए हाथों में, ले जाके घर में दिया, थोड़ा सा तोड़ करके उनके सर दो। ये गांव के संवेदना मिट्टी में मिल गई हो, संवेदना मिट्टी में। आज देखने पर गाँव को कुफ्र होती, लेकिन मेरे मानस में मेरा वही गांव, और उसी गांव की चर्चा मैं बार बार करता हूँ। उसी को मेरा मन खोजता है, निराश होता है। अभी मेरा सम्मान किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकार ने, राम बहादुर राय ने कहा कि कृष्ण बिहारी जी ने लिखा है कि मेरा गांव फगुआ नहीं जी रहा है, फगुआ का शौक जी रहा है। ये कृष्ण बिहारी जी के गांव की स्थिति नहीं है, पूरे देश की ही स्थिति है। आज हमारा तीज त्यौहार सारा का सारा औपचारिक हो गया है और नकदी हो गया है। सर खाना देखिए गाँव को, जो भोज में खाते थे हम लोग, वो सारा का सारा बदल गया है। तो बहुत बेतुका लगता है। अपनी अस्मिता, अपनी स्वकीयता, निजीपन, ये अक्षत रखना छात्रों को खास तौर से मैं कहता हूँ, इसके प्रति बहुत सजग रहना जरूरी है आज के संक्रमण काल में। मेरी अर्चना विहीन बटही को कुछ मतलब की चीज़ होकर रखी है, और मैं बहुत बहुत है।
अरुआ के फिर से प्रणाम, सब विद्यार्थी लोग के तरफ से प्रणाम। जौन गंगा अरुआ बहाइनी विभाग में साहित्य के, संस्कृति के, दर्शन के वो अद्वितीय बा, विरल बा, और शायद ही हमने के कबो अब सुन पाए जा कौनौरी मुख से। दोस्तों, जिस जमीन पर खड़े होकर जहाँ से अपनी बात आदरणीय मिश्र जी ने शुरू की, उस जमीन पर खड़े होकर बात करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई पुरखे हो हमारे हिंदी साहित्य के बड़े दर्शन से जुड़े हुए जिनका नाम इन्होंने न लिया हो। अध्ययन का इतना विस्तार, इतना गांभीर्य कम देखने को मिलता है। परंपरा पर बात करने वाला व्यक्ति, अध्यात्म और परंपरा पर बात करने वाला व्यक्ति जो भी है, मैं उसे साहसी मानता हूँ, क्योंकि पिछले दशकों में अगर सबसे ज़्यादा झेला है तो उन लेखकों ने झेला है जो परंपरा और अध्यात्म की बात करते रहे हैं। आपने देखा नामवर जी का जिक्र हुआ प्रगतिशीलता के संदर्भ में। राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच जो मतभेद की जो जमीन थी, उसका भी जिक्र मिश्र जी ने किया। भारत कैसा हो, भविष्य का भारत कैसा हो, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, उनको सोमनाथ जाना चाहिए मंदिर का उद्घाटन करने? आप ये भी देखेंगे कि जो बातें 70 साल पहले जो थी, जो कसमकस था भारतीय समाज के बीच में, वो कमोबेश आज भी बना हुआ है। और उसको इस रूप में सरल शब्दों में आदरणीय मिश्र जी ने हमारे सामने रखा। दो शब्द गूंज रहे हैं मेरे मन में, अध्यात्म तमाशा नहीं है और अध्यात्म देह से बाहर नहीं है। देह से बाहर की कोई हवाई चीज नहीं है। और अंत जो है, इन्होंने आकाश में ले जा करके फिर जड़ की तरफ हमें आने का आह्वान किया कि हम अपनी जड़ों को समझें। आधुनिकता की आंधी में ये ना भूल जाएं कि हमें रहना जमीन पे ही है, उसी धूप, उसी पानी, उसी हवा, उसी पौधे के बीच में रहना है, हमें प्रकृति के बीच रहना है। आदरणीय मिश्र जी ने कहा था कि 20 मिनट हम बोलब, बहुत कम बोलब। आपने आपकी आंखों को देखा, आपकी जिज्ञासा को देखा और जरूरत को महसूस किया, और इस उम्र के इस अवस्था में भी आप 70 मिनट लगातार बोल रहे। हम दो लोग गए थे कि जरूरत पड़ी तो कंधा देंगे उठाने के लिए, कहीं गिर न जाएं, लेकिन पूरे रास्ते अपने आप आए हैं, चढ़े हैं और आपके सामने 1.25 घंटे अपनी बात रखी है। ये जज्बा, ये जिजीविसा, ये ताकत कहाँ से मिलती है, इस पर भी सोचिएगा। अब मैं विभाग के अध्यक्ष, जिनका नाम मिश्र जी ने बार बार लिया और मेरा नाम कम लिया, जो अध्यक्ष होता है उसका नाम ज्यादा लेकिन बराबर ही लिया। मतलब जब भी वेद रमन बोल रहे थे तो आपका नाम ले रहे थे, और एक दो बार तो अधिक ही लिया PHU की वजह से। जी, आप नहीं थे। अरुआ की गौरी सूचना हम दी। अभी दो अध्यापक थे जो फिलॉसफी के थे और यह विषय उनके क्षेत्र का था,
तो बहुत ही मन से आए थे, लेकिन उनकी एक मीटिंग में कॉल हो गई और उनको जाना पड़ गया। हमारे बीच बाहर से भी श्रोता आए हैं। आनंद गांगुली जी हैं हमारे विभाग के अध्यापक। अब मैं डॉक्टर वेद रमन पांडे जी से निवेदन करता हूं कि औपचारिक धन्यवाद और 2 शब्द डॉक्टर मिश्र जी के लिए कहें। डॉक्टर वेद रमन पांडे। हम सबके परम आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी, मंच पर बैठे अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, उनके बगल में उनके मित्र परमानंद जी, विभाग के साथी ऋषि जी, अनिंद जी, पीयूष जी, प्रिय विद्यार्थियों, स्वाधीन भारत में स्वाधीन मनुष्य कैसा होता है, इसे अगर जानना हो तो कृष्ण बिहारी मिश्र जी से मिलिए। यह कैसी विडंबना रही है कि जब हमारा देश राजनीतिक रूप से पराधीन था, तब हम वैचारिक रूप से स्वाधीन थे। आज जबकि हम राजनीतिक रूप से स्वाधीन हैं, वैचारिक रूप से लगातार पराधीन होते जा रहे हैं। बहुत इसे कहेंगे ज्ञान, संवेदना और अनुभव, इन तीनों की संगति में जितनी बातें रखी कृष्ण बिहारी जी ने, उस दौर के राजनेताओं की, बड़े बड़े साहित्यकारों की, उनके बीच के आपसी संबंधों की, उन महान गुरुओं की, उन महान गुरुओं के प्रतिभाशाली शिष्यों की, यह सब कुछ प्रेरणास्पद रहा है। आप लोगों ने अगर कलमी पौधे का नाम सुना होगा, एक कलम लगाई जाती है और फिर पौधा वहां से, दरअसल कृष्ण बिहारी जी काशी की कलम, या कि वो काशी का कलमी पौधा जिसे बाद में कलकत्ते में रोपा गया, या जिसे पनपने का अवसर मिला। अगर काशी का कलकत्ता में अनुवाद किया जाए तो वो शायद कृष्ण बिहारी मिश्र जी की तरह होगा। ये दोनों सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर रहे हैं, और हम बार बार महसूस कर रहे थे कि वो चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे विद्यासागर हों, गांधी हों, या कि बनारस के वे तमाम महापुरुष, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिनका बचपन, जिनका जीवन बड़े लोगों के बीच गुजरता है, जो बड़े लोगों के बीच रहते हैं, उनमें
लगता है बड़प्पन अनायास आ जाता है, क्योंकि वो दिन रात उसी तरह से सजनता। मैं एक बस प्रसंग का उल्लेख करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली बार जब मैं साहित्य की दुनिया में आया तो कहाँ देखा था कृष्ण बिहारी जी को। यहीं श्री जैन विद्यालय कलकत्ता में एक गोष्ठी थी हिंदी पत्रकारिता पर। यह पत्रकारिता पर उस समय बड़ी गर्मा गर्म बहसें चल रही थी और खासकर हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से और एक बड़ी गोष्ठी आयोजित की गई थी। पहली बार वहाँ बोलते हुए मैंने सुना था। बाद में अनेकों अवसर आए जहाँ उन्हें सुना। हमारे विभाग के लिए, हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि गर्व की भी बात है। कलकत्ते का जो साहित्यिक समाज है, कलकत्ते का जो हिंदी कहें कि हिंदी की दुनिया है, यह जो घर है जिसे गालिब ने कहा था बेदरो दीवार का घर, कृष्ण बिहारी जी उस घर के सबसे बड़े पुरखे हैं, जीवित। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सबके बाबा हैं। और किसी बच्चे को सबसे अधिक आनंद अपने बाबा के साथ मिलता है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। वह आत्मीयता और आहिस्ते आहिस्ते अपने ज्ञान को कैसे उदाहरण के साथ कोई अपने नाती तक पहुंचाता है, नतनी तक पहुंचाता है, कैसे वो सीख देता है कि बेटा बेटी ऐसे चलना, ऐसे करना। पूरे वक्तव्य में, जो कि वक्तव्य उस तरह से नहीं था बल्कि सीधे सीधे कहें तो बातचीत थी। बातचीत में यही बात उभर कर आई कि हम क्या थे और अभी क्या हो गए हैं। मैं धन्यवाद क्या दूं? अपने बाबा को कोई धन्यवाद कभी नहीं देता है। उन्हें हमारी जो संस्कृति है हम प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। विभाग की तरफ से प्रमाणांजलि, एक औपचारिक धन्यवाद डॉक्टर वेदरमन जी ने दिया। अब मैं विश्वविद्यालय की ओर से कला संकाय की डीन और विभाग की सीनियर प्रोफेसर मैडम तनुजा मजुमदार जी से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय की ओर से आप 2 शब्द औपचारिक धन्यवाद के स्पीच रखें। आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी, अतिथिगण, मेरे प्रिय छात्रों एवं सहकर्मीगण, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपका लेक्चर सुन नहीं पाई, लेकिन वो रिकॉर्डेड है,
से मैं सुनूंगी। आज कलकत्ता विश्वविद्यालय के वुमेन स्टडीज़ में रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, वहाँ मेरे 2 लेक्चर थे, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई बैच समय से। आपने वेद जी कृष्ण बिहारी मिश्र जी के लिए जो कुछ कहा सत्य है। मेरे लिए तो वो एक विश्वविद्यालय है। तथाकथित विश्वविद्यालय से अलग रहकर उन्होंने जिस तरह से ज्ञान का विस्तार किया अकेले और एक आइकॉन बन गए हैं, परवाह नहीं की। हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय है और यहाँ का जो अध्ययन की जो व्यवस्था है उसकी कभी उन्होंने परवाह नहीं की, ना कभी कोशिश की उसमें शामिल होने की। ये भी उनकी बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है अक्सर हर कोई किसी न किसी दल में शामिल हो जाता है, विद्वज्जनों का एक दल बन जाता है और उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र जी को मैं आज से नहीं देख रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी। अभी तो मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है तो मैं देख रही हूँ, मैंने उनको किसी भी ऐसे दल में शामिल होते हुए नहीं देखा। वो स्वतंत्र रूप से रहे, अलग एकदम बेलोस, और अपना अध्ययन भी जारी रखा और इस तरह से अपने अध्ययन को सामने रखा कि उनको सब मानने के लिए मजबूर हो गए। वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। मेरा पहला साक्षात्कार सर आपके साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इंटरव्यू में हुआ था, याद होगा आपको सर। और उस समय मेरे बहुत तेवर थे। मुझे खबर मिली थी कि मेरा नहीं होगा यहाँ पर। क्या बात है, बहुत ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत सारी बातें सुनने को मिला था। तो मैंने भी कहा ठीक है, देख लेती हूँ अंदर जा कर के। और जितने भी मुझे प्रश्न पूछे गए मैंने उतने ही टेढ़े जवाब दिए। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने सोचा था जाती हूँ और देख लेती हूँ अंदर जा कर के। जब रिजल्ट निकला तो ईस्टर्न जोन में मैं फर्स्ट थी। मैं बहुत हैरान हो गई। उसके बाद ही नेट का JRF मिल गया, मैं शांति निकेतन चली गई। सर वहाँ पर एक लेक्चर देने आए हुए थे। सर ने मुझे कहा, अरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमने तुम्हारा कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो मिला सर, लेकिन उस लाइन में जाना नहीं है, रिसर्च में आना, इसलिए आ गया हूँ। सर के हाथ में 2 पैकेट थे मिठाई के। सर ने एक पैकेट मेरे हाथ में कहा तुम्हारे आंसर्स के लिए एक, और दूसरा पैकेट देकर कहा तुम्हारे डिसीजन के लिए। दोनों पैकेट सर ने थमा दिए मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा सर मैंने तो सोचा था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे? सर ने कहा हम बहुत खुश हुए। तुमने जो कि जवाब तो ठीक ठाक दिया नहीं, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड हमें पसंद आया, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। तो वही सर याद है मुझे, आप सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन थे उस समय। और फिर विश्व भारती में बीचों बीच सर के साथ काफ़ी बार बातचीत हुई है, जब जयप्रकाश जी आयोजन कर रहे थे और किसी भी तरह फ़ोन से आपसे बातचीत होती थी, किसी भी तरह से वो नहीं हो पा रहा है। आज मैं साधुवाद देती हूँ ऋषि जी को कि आपने हमारे विभाग में इन्हें बुलाया, सर को बुलाया। हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तहे दिल से मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन हम आदरणीय मिश्र जी को सुनेंगे। धन्यवाद।